आपको मैं सिर्फ एक तुलना में कुछ संख्या बताऊंगा। ये 40 का दशक था। 40 के दशक में पूरी दुनिया ने 3 बड़ी त्रासदियां देखी उसी 40 के दशक में। एक था द्वितीय विश्व युद्ध। ये अपने आप में इतनी बड़ी त्रासदी थी, ऐसा विश्व युद्ध दुनिया ने नहीं देखा था। मतलब हजारों मरते हैं, लाखों मरते हैं, उसमें करोड़ों नहीं दसियों करोड़ मर गए। और वो इतना व्यापक था कि सही मायनों में विश्व युद्ध था। उसका केंद्र तो यूरोप में था ही, वो एशिया में लड़ा गया, वो अफ्रीका में लड़ा गया, उसमें लैटिन अमेरिका और अमेरिका की सेनाओं ने, ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने भाग लिया। शहर के शहर खंडहरों में बदल गए। सैनिक तो मरे ही मरे, निर्दोष निरपराध निहत्थे नागरिक मरे। और भारत में तो उस समय अकाल आ गया, क्योंकि जो अन्न था वो फौज के लिए रिजर्व रखने की बात चर्चिल ने कर दी। तो करोड़ों लोग तो भारत में उस अन्न के अभाव में अकालग्रस्त होकर मरे। ऐसी त्रासदी पहले कभी नहीं देखी गई। 40 के दशक में एक दूसरी त्रासदी हुई। यहूदियों को अपनी पहचान और अपनी आस्था के कारण यूरोप में चुन चुन के मारा गया। उनके प्रति जो एक पूर्वाग्रह था, द्वेष था, उसके चलते उनको गैस चेंबर्स में गला घोंट करके, सांस रुकवा करके मार दिया गया। उनके शवों से बटन और साबुन बनाए गए। आप सोच सकते हैं। बूढ़े, बीमार, बच्चे, महिलाएं, उनको भूखा रखकर, उनका इलाज न कराकर उनसे बेगार ली गई। और जब वो काम करने लायक नहीं बचे, उनको गैस चेंबर्स में बिठा के मार दिया गया। कुछ 60 लाख ऐसे लोग मारे गए, 60 लाख। लेकिन ये 60 लाख करीब 8-10 साल में। तीसरी बड़ी त्रासदी हुई भारत का विभाजन। लगभग 30 लाख लोग लगभग 6 महीने में मार दिए गए। मतलब हर रोज 20-25 हजार लोग मारे गए, हर रोज। दुनिया ने इतनी बड़ी संख्या में, इतनी हिंसा के साथ इतना बड़ा पलायन नहीं देखा था, कि जब करोड़ों लोग अपने घरों से, अपनी जमीन से उखाड़ करके फेंक दिए गए इधर से उधर। आज भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर, द्वितीय विश्व युद्ध पर फिल्में बनती हैं, किताबें लिखी जाती हैं, शोध होता है। वॉर स्टडीज में लोग आज भी इस पर पीएचडी करते हैं। और यही काम जूइश होलोकॉस्ट पर, ये यहूदियों का जो जातीय संहार हुआ, इस पर भी है। फिल्में बनती हैं, पोइट्री लिखी जाती है, सेमिनार होते हैं। आज भी ढूंढा जा रहा है उन युद्ध अपराधियों को, ये जानते हुए भी कि वो मर गए होंगे। उनकी कब्रें ढूंढी जा रही हैं डीएनए मिलान करने के लिए, कि ये वही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, दशकों से छुपा हुआ था। पता लगाया जा रहा है किसने शरण दी। आज भी चल रहा है। लेकिन भारत के विभाजन का इतिहास आपको ढंग की पुस्तक नहीं मिलती पढ़ने को। कहां क्या हुआ, किसने क्या किया। यहीं यह क्षेत्र 1 साल बाद, बल्कि 13 महीने बाद स्वतंत्र हुआ, जहां आप रह रहे हैं। कुछ लोग होंगे आज भी जिन्हें वो स्मृतियां हैं कि क्या हुआ था। लेकिन आपको कोई पुस्तक मिलेगी ढंग की ये जानने के लिए? क्या पढ़ाया जाता है हमें कि हमारे साथ क्या हुआ? कैसे रजाकार्स ने आकर के यहां हिंदुओं का समूल नाश करने की चेष्टा की उस 1 वर्ष में। गांव लूटे गए, लोग अगवा किए गए, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई,
लूटपाट हुई। हम सब ढकाने छुपाने में, उसके बारे में झूठ गढ़ने में व्यस्त रहे। नहीं नहीं, इस पर पर्दा डालिए, इस पर मिट्टी डालिए, इसकी बात मत कीजिए। जब आप इतिहास नहीं जानते, इतिहास को ढकते हैं, उसको झुठलाते हैं, तो आप उसकी त्रासदियों को पुनः भोगने की तैयारी में आ जाते हैं, क्योंकि आप उससे सबक नहीं लेते, आप उससे सीखते नहीं, और उन त्रासदियों के निवारण के आप उपाय नहीं ढूंढते, तो आप फिर उन त्रासदियों का ग्रास बनते हैं। ये हो रहा है इस देश के साथ, ये हो रहा है कश्मीर के साथ। तो जब कश्मीर का प्रश्न आया, कश्मीर के प्रश्न के साथ अन्य स्टेट्स का भी प्रश्न आया, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ब्रिटिश इंडिया का विभाजन किया गया था। ब्रिटिश इंडिया क्या था? मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, पंजाब था, यूनाइटेड प्रोविंस था, सेंट्रल प्रोविंस था, सिंध था, पंजाब था। यहां ब्रिटेन सरकार का, अंग्रेजी हुकूमत का सीधा शासन था। तो जब कांग्रेस ने कहा कि हम विभाजन स्वीकार करते हैं, तो 4 जून को घोषणा हुई कि यह विभाजन होगा। एक सज्जन थे, ऑडिटर थे, सर सिरिल रैडक्लिफ, उनको ये जिम्मेवारी दी गई, जो कभी भारत आए नहीं थे, जो भारत को जानते नहीं थे। उन्होंने नक्शे मंगवाए, उन्होंने सेंसस रिपोर्ट मंगाई, देखा कहाँ पर किसकी बहुलता है, कहाँ से कौन सी सीमा रेखा खींचनी है, पेंसिल से उन्होंने लाइनें खींच दी, भारत पाकिस्तान बन गया। लेकिन जो 600 से ज़्यादा रियासतें थीं, जैसे निज़ाम हैदराबाद, जैसे जूनागढ़, जैसे भोपाल, जैसे ट्रावनकोर, जैसे पटियाला, उसी तरह जम्मू कश्मीर, 600 से ज़्यादा रियासतें थीं। छोटे छोटे रजवाड़े तक थे, कुछ गांवों की मिलकर के एक रजवाड़ा बन जाता था। तो 200 से ज़्यादा रियासतें तो राजस्थान में थीं, और 200 से ज़्यादा रियासतें गुजरात में थीं। ये कहां जाएंगे? ये तो अंग्रेज शासन के सीधे सीधे मातहत नहीं थे। तो एक विचार आया कि यहां जनमत संग्रह करा लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए। जिन्ना ने कहा कि आपने जो भारत का विभाजन किया है वो जनमत संग्रह कराकर किया है, लोगों से पूछ के किया है? नहीं। किसने किया है? अंग्रेज शासक हैं, सॉवरेन हैं, उनके पास सार्वभौमिक अधिकार हैं। उन्होंने उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर सिरिल रैडक्लिफ को ये जिम्मेवारी दी और उन्होंने लकीर खींच दी। तो जिसके पास सॉवरेनिटी है, सार्वभौमिक सत्ता है, वो अगर निर्णय ले रहा है, तो इन प्रिंसली स्टेट्स में, रजवाड़ों में सार्वभौमिक सत्ता किसके पास है? ये जिन्ना ने पूछा। उन्होंने कहा कि ये सत्ता तो वहां के नवाबों, राजाओं, निजामों के पास है। तो फिर वो निर्णय करेंगे। जब आपने ब्रिटिश इंडिया का विभाजन जनता से पूछ के नहीं किया, तो वहां के विभाजन में आप अपना लोकतंत्र क्यों थोप रहे हैं? अब एक वकील की दलील तो ये अपने आप में बड़ी दुरुस्त है, लेकिन इसके पीछे एक षड्यंत्र था, एक नीति थी, और वो ये था कि अगर लोगों से पूछा जाए तो वो तो हिंदू बहुल हैं, वो तो भारत ही मांगेंगे। लेकिन जब आप नवाबों से और निजामों से पूछेंगे, जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम लीग को चंदा देते हैं, जो पाकिस्तान की मांग के साथ खड़े हैं, मुस्लिम लीग के हितैषी हैं, वो तो पाकिस्तान तय करेंगे। और हैदराबाद स्टेट जैसी रियासत, इतनी मालदार रियासत, वो कैसे जाने दें? हमने भारत के पूर्व में एक पाकिस्तान बनाया है, पश्चिम में एक पाकिस्तान बनाया है, अब दक्षिण में भी एक पाकिस्तान बनाएंगे। सालार जंग म्यूजियम है, अभी हाल ही में कुछ समय पहले तक मैंने जाना कि वहां एक साउथ पाकिस्तान का मैप था।
तमिलनाडु में एक नवाब आरकॉट हैं, यहाँ बीजापुर, गोलकोंडा, आदिलाबाद, इस सब के साथ जोड़ते हुए, आदिल शाही के इलाके जोड़ते हुए, गुलबर्गा जोड़ते हुए दक्षिण में भी एक पाकिस्तान बन जाए, ताकि एक मजबूत संगठित भारत न उभर पाए। कटा फटा भारत, टूटा फूटा बिखरा हुआ भारत उभरे, जिससे कि अगर कुछ वर्षों बाद भारत को समझ में आए कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसके पास वो शक्ति ही ना हो, वो क्षमता ना हो कि वो कुछ कर सके, क्योंकि उन्हें पता था कि वो लूट रहे हैं हमें। तो उन्हें ये भय था कि अगर एक संगठित भारत उभरेगा तो ये बहुत देर तक चलने वाला हिसाब किताब नहीं है। इसलिए उन्होंने ये निर्णय सौंपा निजामों और नवाबों के हाथ। इसमें एक ही अपवाद था कि कश्मीर में अधिकांश जनसंख्या मुसलमान थी और राजा हिंदू था। तो लोगों ने जिन्ना से पूछा कि भाई ये हैदराबाद और जूनागढ़ और भोपाल लेने के चक्कर में कहीं कश्मीर ना चला जाए। तो जिन्ना ने कहा था, नहीं, कश्मीर तो मेरी जेब में रखा हुआ सेब है, वो नहीं जाएगा। लोगों ने पूछा क्यों? तो उन्होंने अपने साथियों को समझाया कि देखो, सबसे पहली बात, कश्मीर में लगभग 70% जनसंख्या मुसलमान है। भारत उन्हें जबरदस्ती अपने साथ रख ही नहीं पाएगा। दूसरा, कश्मीर की सीमा पाकिस्तान की सीमा के साथ लगती है, हम वहां हस्तक्षेप कर सकते हैं कभी भी सीधा। ये हैदराबाद स्टेट बहुत दूर है पाकिस्तान से, ये जूनागढ़, ये भोपाल, ये पाकिस्तान की सीमा में नहीं लगते, यहां हम हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे आसानी से, इसलिए यहां अधिकार देना जरूरी है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि कश्मीर को सारे रास्ते जो जाते हैं, क्योंकि कश्मीर एक लैंडलॉक टेरिटरी है, उसके आसपास समुद्र नहीं है, वो अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, लेकिन जितने भी भूमि के रास्ते हैं वो पाकिस्तान होते हुए जाते हैं। घाटी का रास्ता बारामूला उरी होते हुए मुजफ्फराबाद जाता है, वहाँ जाकर मैदान से मिलता है। जम्मू का रास्ता रणबीर सिंहपुरा होते हुए सियालकोट जाता है। तो सड़क के रास्ते सारे पाकिस्तान जाते हैं, और इसीलिए वो अपनी हर बेसिक नीड के लिए, अपनी हर आवश्यकता के लिए, दैनंदिन आवश्यकता के लिए, नमक और तेल के लिए, मिट्टी के तेल के लिए पाकिस्तान पर आश्रित है। कहां जाएगा? डाकखाने पाकिस्तान से चलते हैं। तो ये तो मेरी जेब में रखा हुआ सेब है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे हैदराबाद चाहिए, मुझे जूनागढ़ चाहिए, मुझे भोपाल चाहिए, मुझे राजस्थान और गुजरात की रियासतें चाहिए जहां मुसलमान नवाब हैं। ये छल हो रहा था तब भारत के साथ। उन्होंने जूनागढ़ का एक्सेशन स्वीकार कर लिया, उन्होंने हैदराबाद का एक्सेशन स्वीकार कर लिया। आज भी यूएन में पाकिस्तान की वो अर्जी मौजूद है जिसमें जूनागढ़ और हैदराबाद के भारत में विलय पर आपत्ति दर्ज है। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, ये पाकिस्तान में नहीं आने चाहिए, क्योंकि बंटवारे का, विभाजन का सिद्धांत जनसंख्या के सिद्धांत पर है। तब उनको सिद्धांत याद नहीं आए। लेकिन जब सरदार पटेल के अदम्य पुरुषार्थ से, साहस से, अद्भुत कर्तव्यनिष्ठा से, उस लौह पुरुष की अदम्य इच्छा शक्ति से ये भारत एक हुआ। 15 अगस्त तक आते आते केवल 2 रियासतें बचीं, जम्मू कश्मीर और निजाम हैदराबाद। उन सैकड़ों लोगों को साम दाम दंड भेद से, जूनागढ़ तक को नवाब भाग गया अपने 72 कुत्ते लेकर और रानियों को लेकर, और पीछे छोड़ गया जुल्फिकार अली भुट्टो के बाप को जो उसका मंत्री था, और बाद में उस बाप ने भारत के साथ विलय के हस्ताक्षर किए। ऐसी परिस्थितियों में
जब जिन्ना को लगा कि अब वो जेब में पड़ा हुआ सेब भी जेब से निकल जाएगा, तो उन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया। 22 अक्टूबर को उन्होंने अपनी सेना को वर्दी में न भेजकर सादे वेश में, पठानी वेशभूषा में, वहां के पठानों के साथ कश्मीर में भेजा। उस समय तक कश्मीर के महाराजा बार बार अनुनय विनय करते रहे कि हमारा विलय भारत में करा लीजिए। एक कश्मीर का प्रश्न केवल जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ में रखा था। उन्होंने सरदार पटेल को उसका उत्तरदायित्व नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर मैं संभालूंगा, और वो कश्मीर का विषय टालते रहे। 1952 में खुद जवाहरलाल नेहरू ने संसद में भाषण देते वक्त ये कहा कि महाराजा बार बार आतुरता दिखा रहे थे, जल्दी मचा रहे थे कि कश्मीर का विलय कर लो, और मैंने उनको 3 बार टोका। मैंने कहा यह विषय हड़बड़ी का नहीं है। कश्मीर का प्रश्न थोड़ा जटिल प्रश्न है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू। वो कॉम्प्लेक्स इशू क्या है? कॉम्प्लेक्स इशू है कि साहब वहां मुसलमान ज्यादा हैं, लेकिन उससे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू यह है कि मुझे महाराजा हरि सिंह नहीं, शेख अब्दुल्ला चाहिए। शेख अब्दुल्ला से उनकी दोस्ती है, और वो हर बार उनको जब वापस भेजते थे उनके विलय के प्रस्ताव, तो कहते थे कि शेख अब्दुल्ला के हाथ ये प्रस्ताव भेजो, उसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करो, वो आपके बिहाफ पर मुझसे डील करेगा, भारत से डील करेगा। और क्योंकि शेख अब्दुल्ला के ऊपर राष्ट्रद्रोह का अपराध था, वो कारागार में थे 29 सितंबर तक। आप सोचिए, 22 अक्टूबर को हमला हुआ है,